तो आज की चर्चा की शुरुआत चलिए एक कहानी से करते हैं। एक युवा है विवेक, उसके कई सपने हैं। एक नई बाइक चाहिए, एक अच्छा फोन और भविष्य में एक छोटा सा घर। आमदनी सीमित है, लेकिन सोशल मीडिया पर दोस्तों की जिंदगी देखकर लगता है कि सपने तो अनगिनत हैं और वो कहीं पीछे छूट रहा है। हाँ। तो इन सपनों और हकीकत के बीच एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है EMI। बिल्कुल। आज हम इसी पुल की बनावट को जरा बारीकी से समझेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो विवेक की कहानी के जरिए EMI के जाल और उससे निकलने के रास्ते पर रोशनी डालती है। हम देखेंगे कि कैसे एक आसान से दिखने वाली मासिक किस्त जिंदगी को उलझा सकती है, और कैसे अगर समझदारी से इस्तेमाल हो तो यही किस्त एक मजबूत सहारा भी बन सकती है। हाँ। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ विवेक की कहानी नहीं है, ये उन हजारों लाखों लोगों की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस रास्ते पर चलते हैं। हमारे स्रोत इसी सवाल की तह तक जाते हैं कि वो कौन सा मोड़ है, वो कौन सी एक छोटी सी गलती है जहां EMI एक मददगार दोस्त से एक बोझ बन जाती है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। विवेक अपने दोस्तों को हर कुछ महीने में नया फोन लेते देखता है, नई जगहों पर घूमते हुए तस्वीरें डालते देखता है और उसे वो फोमो मतलब पीछे छूट जाने का डर महसूस होता है। हाँ, ये बहुत आम बात है आजकल। तो वो एक मोबाइल शोरूम में पहुंच जाता है, बस देखने के लिए। और वहाँ सेल्समैन उसे एक जादुई लाइन बोलता है। कौन सी? सर, बस 1800 रुपए महीना, पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। हाँ, और यही वो लाइन है। 1800 रुपए सुनने में लगता है कि महीने में 2-3 बार बाहर खाना खाने का खर्च। विवेक फौरन फोन खरीद लेता है। और शुरुआत में सब ठीक लगता है ना? बिल्कुल। पहला महीना, दूसरा महीना सब आराम से निकल गया। उसे लगता है कि उसने कितना सही फैसला किया। ये EMI का पहला और सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक आकर्षण है। स्रोत इसे वर्तमान का सुख कहते हैं। हमारा दिमाग भविष्य के भुगतान को नजरअंदाज करके आज मिलने वाली चीज पर फोकस करता है। अच्छा। 1800 रुपए की रकम छोटी लगती है, लेकिन ये एक लंबी जिम्मेदारी की पहली कड़ी होती है जिसे सेल्समैन कभी नहीं बताता। और ये जिम्मेदारी जल्दी अपना रंग दिखाती है। तीसरे महीने विवेक किस्त देना भूल जाता है। जब तक याद आता है, बैंक लेट फी और पेनल्टी लगा चुका होता है। उसकी अगली सैलरी में से जब ज्यादा पैसे कटते हैं, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि ये उतना भी हल्का फुल्का मामला नहीं है। लेकिन यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक खेल होता है। इंसान अपनी गलती मानने के बजाय उसे ठीक करने की कोशिश में और एक गलती कर बैठता है। विवेक ने भी यही किया। बिल्कुल। वो सोचता है कि फोन वाली गलती अब बाइक में नहीं दोहराएगा। वो पूरी तैयारी से बाइक खरीदने जाता है। बैंक उसे बताता है कि सिर्फ 2700 रुपए प्रति महीना की EMI पर बाइक उसकी हो सकती है। और वो हिसाब लगाता है। हाँ, वो हिसाब लगाता है। 1800 फोन के, 2700 बाइक के, कुल 4500 रुपए। उसकी 20,000 की सैलरी में से इतना तो निकल ही सकता है। और यहीं पर वो उस अदृश्य रेखा को पार कर जाता है जिसके बारे में स्रोत चेतावनी देते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब EMI उनकी सैलरी का 40-50% हो जाए तब खतरा है। हाँ, मुझे भी यही लगता था। लेकिन हमारे स्रोत एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। असल मनोवैज्ञानिक जाल 25% पर ही कसना शुरू हो जाता है। सिर्फ 25% पर? हाँ, जैसे ही विवेक की EMI उसकी आय का 22.5% हुई, उसका बजट सांस लेना बंद करने लगा था। बस उसे पता नहीं चला। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। 25% एक तरह की लक्ष्मण रेखा है और विवेक इसे पार कर चुका था। हाँ। इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। EMI पर फर्नीचर, फिर फ्रिज, और देखते देखते उसकी कुल EMI करीब 7,000 रुपए तक पहुंच गई, यानी सैलरी का 35%। अब वो उस रेड जोन में था। हाँ, और रेड जोन का असर तुरंत दिखता है। महीने के आखिर में पैसे लगभग खत्म हो जाते हैं। दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद हो गया। छोटी छोटी जरूरतों के लिए सोचना पड़ता। जाल धीरे धीरे कस रहा था। बिल्कुल, जैसे पानी धीरे धीरे गर्म होता है और मेंढक को पता ही नहीं चलता कि वो उबलने वाला है। और फिर एक दिन संकट आता है। बाइक खराब हो जाती है, 3,000 रुपए का बिल आता है और विवेक के पास पैसे नहीं होते। तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे उस खर्च को पूरा करने के लिए एक और छोटा, ज्यादा ब्याज वाला पर्सनल लोन लेना पड़ता है। यहीं से वो लोन के अंदर लोन का चक्कर शुरू हो जाता है। और वो एक ऐसे गहरे जाल में फंसता चला जाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल ये है कि ये जाल इतना मजबूत क्यों है? ये सिर्फ विवेक की नासमझी तो नहीं हो सकती, जो मिलकर एक परफेक्ट तूफान बनाते हैं। गणित तो सीधा लगता है, मूल रकम और ब्याज।
लेकिन इसमें भी कोई छुपा हुआ पहलू है क्या? छिपा हुआ नहीं, बस नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 50,000 के मोबाइल पर 24 महीने की ईएमआई में कुल 64,000 रुपए चुकाए गए। मतलब 14,000 रुपए सिर्फ ब्याज में चले गए? जी हाँ। एक मिनट, इसे इस तरह से सोचते हैं, वो 14,000 रुपए जो ब्याज में गए वो उस फोन के साथ मिलने वाले चार्जर या कवर की कीमत नहीं है। वो लगभग एक और सस्ता स्मार्टफोन खरीदने जितना पैसा है। सही बात। जो आपने बस बैंक को दे दिया क्योंकि आप इंतजार नहीं कर सकते थे। जब स्रोत इस तरह से हिसाब समझाते हैं तो ईएमआई का असली चेहरा दिखता है। बिल्कुल सही पकड़ा। और ये तो छोटी अवधि का लोन है। जब लोग 5-7 साल का बाइक या कार लोन लेते हैं तो ये ब्याज असल कीमत का 30-40% तक पहुंच जाता है। इतना ज्यादा? एक ही किस्त देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो 2 लाख की बाइक के लिए कुल 2,80,000 रुपए चुका रहे हैं। वो 80,000 रुपए उनकी मेहनत की कमाई है जो हवा में चली गई। ये गणित तो डरावना है। कोई भी हिसाब लगाएगा तो समझ जाएगा कि वो ज्यादा पैसे दे रहा है। फिर भी लोग इसमें फंसते हैं। मैं भी अपने आसपास देखता हूँ। स्रोत में इस पर कुछ कहा गया है कि जानते बूझते हुए भी ये गलती क्यों होती है? हाँ, क्या ये सिर्फ दिखावा है या कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है? ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भावनाओं में बहकर फैसले लेना। स्रोत में कुछ आम विचार बताए गए हैं जो लोगों को इस जाल में धकेलते हैं। जैसे दोस्तों के पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, या ऑफर सिर्फ आज के लिए है, मौका हाथ से क्यों जाने दूं। हाँ, लिमिटेड टाइम ऑफर। ये लाइन तो जैसे दिमाग पर ताला लगा देती है। सही कहा। ये सामाजिक दबाव और तुरंत पाने की इच्छा भविष्य के बोझ पर हावी हो जाती है। हमारा दिमाग उस तरह से बना ही नहीं है कि वो 2 साल बाद होने वाले दर्द को आज मिलने वाली खुशी से ज्यादा तवज्जो दे। हाँ, बैंक और कंपनियां हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाती हैं। यानी ईएमआई अभी का सुख देती है, लेकिन भविष्य का भार भी साथ में बांध देती है। और ये भार तब और बढ़ जाता है जब आमदनी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ती। बिल्कुल। स्रोत में ये बात बहुत सख्ती से लिखी है कि ईएमआई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नौकरी रही या नहीं, आपका व्यापार चला या नहीं, या घर में कोई बीमार है या नहीं। हाँ, उसे हर महीने की तय तारीख पर आपके खाते से निकलना होता है। स्रोत में एक व्यक्ति का जिक्र है जो कहता है कि ईएमआई चुकाते चुकाते वो उस छुट्टी के बारे में भूल ही गया था जिसके लिए उसने लोन लिया था। उसे बस हर महीने की पहली तारीख का तनाव याद था। खुशी गायब हो चुकी थी, सिर्फ बोझ बचा था। बिल्कुल। तो ये सब सुनकर तो लगता है कि ईएमआई से दूर ही रहना चाहिए, एक तरह का जाल ही है। लेकिन फिर घर या गाड़ी जैसी बड़ी चीजें आम आदमी कैसे खरीदेगा? स्रोत में जरूर इस दुविधा पर बात की गई होगी कि इस टूल को बिना जाल में फंसे कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, और यही इस चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। स्रोत साफ कहते हैं, लोन या ईएमआई खराब नहीं है, उसे लेने का तरीका, वजह और मात्रा गलत हो सकती है। अच्छा। ईएमआई एक आग की तरह है। आप इससे खाना भी पका सकते हैं और अपना घर भी जला सकते हैं। समझदारी इसी में है कि इसे नियंत्रित कैसे किया जाए। तो नियंत्रण के क्या नियम है? क्या कोई फॉर्मूला है? कोई एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि कुछ सिद्धांत हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अच्छे और बुरे कर्ज में फर्क करना। अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज? हाँ, क्या ये ईएमआई आपकी कमाई बढ़ाने में मदद कर रही है या सिर्फ खर्च बढ़ा रही है? शिक्षा या बिजनेस के लिए लिया गया लोन आपकी कमाई बढ़ा सकता है, ये एक अच्छा कर्ज है, एक निवेश है। और हर साल नया फोन या महंगी बाइक लेना? वो सिर्फ खर्च बढ़ाते हैं। वो ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत शोरूम से निकलते ही कम हो जाती है। ये एक बुरा कर्ज है, ये आपको कर्ज की जंजीरों में जकड़ता है। मतलब हजारों लोग एजुकेशन लोन लेकर अपना भविष्य बदलते हैं और हजारों लोग फोन का लोन लेकर अपना भविष्य बिगाड़ते हैं। चुनाव आपका है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो पहला नियम हुआ अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क। और दूसरा नियम है आपकी आय की लक्ष्मण रेखा, जिसका हमने जिक्र किया। सारी ईएमआई मिलाकर कभी भी आपके महीने की कमाई का 25-30% पार नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। ये एक हेल्थ चेकअप जैसा है। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो मतलब आपकी आर्थिक सेहत खतरे में है। जरूरत और शौक में फर्क करना, यह सुनने में आसान लगता है, पर आज की दुनिया में यह लाइन बहुत धुंधली हो गई है। सही बात है, लेकिन स्रोत इसके लिए एक आसान सा टेस्ट बताते हैं। किसी भी चीज को खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इसके बिना अगले 6 महीने आराम से गुजार सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो वो आपका शौक है, जरूरत नहीं। शौक के लिए बचत करें, कर्ज ना लें।
घर, शिक्षा, स्वास्थ्य जरूरतें हैं, इनके लिए लोन लेना समझ में आता है। और एक बात जो मुझे स्रोतों में बहुत अच्छी लगी वो थी कि सिर्फ ईएमआई की रकम मत देखो, कुल कितना पैसा जेब से जाएगा वो देखो। बिल्कुल, हमेशा पूछें व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यानी इस चीज के लिए मेरी जेब से कुल कितना पैसा जाएगा। जब आप देखते हैं कि 50,000 के फोन के लिए आप 64,000 दे रहे हैं तो शायद आपका दिमाग आपको रोक ले। सही बात है। साथ ही लोन की अवधि हमेशा छोटी रखने की कोशिश करें। ईएमआई थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन आप हजारों रुपए ब्याज में बचा लेंगे। और शायद सबसे जरूरी नियम जिसके बिना बाकी सब बेकार हैं, एक आपातकालीन फंड। हाँ, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग रखना। अगर ये सुरक्षा कवच नहीं है तो नौकरी जाने या कोई मेडिकल इमरजेंसी आने पर आप सीधा डिफॉल्टर बन सकते हैं। और लोग पूछते हैं कि जब ईएमआई दे रहे हैं तो बचत कैसे करें? स्रोत कहते हैं कि शुरुआत छोटे से करें, महीने का सिर्फ 1,000 रुपया ही अलग रखना शुरू करें, लेकिन करें जरूर। तो ये तो हुआ बचाव का तरीका, लेकिन जो विवेक की तरह फंस चुका है उसका क्या वो इस जाल में फंसा ही रह गया? नहीं, कहानी का अंत उम्मीद भरा है, लेकिन ये कोई जादुई अंत नहीं है। स्रोत में विवेक की वापसी की कहानी को बहुत ईमानदारी से बताया गया है। एक दिन वो इस तनाव, इस दबाव से पूरी तरह थक गया और उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसका पहला कदम क्या था? सबसे मुश्किल कदम, उसने सच्चाई का सामना किया। एक कागज पर अपनी सारी ईएमआई, सारे लोन, उनका ब्याज, सब कुछ लिखा। अच्छा। जब उसने देखा कि उसकी कमाई का लगभग 40% सिर्फ किस्तें चुकाने में जा रहा है तो उसे पहली बार अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। हिसाब सामने देखकर डर तो लगा होगा। डर भी लगा और शर्म भी आई, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू हुआ। उसने फैसला किया, उसने अपने कुछ गैर जरूरी शौक के सामान जैसे महंगा फर्नीचर और कुछ गैजेट्स बेच दिए। यह आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, दोस्तों के बीच इज्जत का सवाल था, लेकिन उसने मानसिक शांति को चुना। और उस पैसे का क्या किया? उस पैसे से उसने सबसे छोटे और सबसे ज्यादा ब्याज वाले पर्सनल लोन को एक साथ बंद कर दिया। इसे डेट स्नोबॉल मेथड कहते हैं, जैसा स्रोतों में बताया गया है। एक लोन बंद होते ही जो आत्मविश्वास मिलता है वो आपको दूसरा लोन बंद करने की ताकत देता है। इसके साथ ही उसने अपने खर्चों पर बहुत सख्त लगाम लगाई। दोस्तों के साथ बाहर खाना बंद, फालतू घूमना बंद। उसने हर महीने की बचत को बढ़ाया। ये सब आसान नहीं था। नहीं, इसमें लगभग 2 साल लगे। 2 साल का अनुशासन और त्याग। और उन 2 सालों के बाद धीरे धीरे वो ईएमआई के जाल से पूरी तरह मुक्त हो गया। उसके पास अब सिर्फ पैसा नहीं था, बचत भी थी, एक आपातकालीन फंड भी था, और सबसे जरूरी मानसिक शांति थी। हाँ, वो रात को चैन से सो सकता था। स्रोत में एक बात बहुत गहराई से कही गई है, ईएमआई का तनाव सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि आपके दिमाग, आपके रिश्तों पर भी असर डालता है। लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर में झगड़े होने लगते हैं। सही कहा। कई बार लोग ईएमआई के डर से बेहतर मौका मिलने पर भी नौकरी नहीं बदल पाते। ये इंसान को एक तरह से कैदी बना देती है। विवेक ने उस कैद से आजादी पाई। विवेक की ये वापसी दिखाती है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। कहानी का सार यही है कि ईएमआई एक 2-धारी तलवार है। अगर आप अपने खर्च को नियंत्रित नहीं कर सकते तो ये आपके लिए एक जाल है, लेकिन अगर आप समझदारी से इन नियमों के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके सपनों को पूरा करने का एक शक्तिशाली साधन है। सवाल सिर्फ ये है कि आप इसे अपना मालिक बनाते हैं या अपना नौकर। बिल्कुल। तो एक छोटे से फोन से शुरू हुई कहानी हमें वित्तीय अनुशासन, मनोविज्ञान और सपनों की सही कीमत चुकाने तक ले आई। स्रोत में बहुत अच्छी बात कही गई है, ईएमआई एक रनवे की तरह है जो उड़ान भी दे सकती है और जमीन पर गिरा भी सकती है। उड़ान भरनी है या गिरना है, यह हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। आज की इस खरीदारी वाली दुनिया में वित्तीय आजादी का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब वो सब कुछ खरीद लेना है जो हम चाहते हैं, या यह उन चीजों की चाहत से मुक्त हो जाना है जो हमें कर्ज में बांधती हैं? शायद बेहतर जिंदगी वही है जिसमें पैसा हमारा नौकर हो, ना कि हम पैसे के।